नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं, खासकर पेट फूलने और पेट में होने वाले खिंचाव के रोजमर्रा के मैनेजमेंट पर एक सीधी और एक्शन में लाने योग्य गाइड तैयार करने वाले हैं। ये लक्षण सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, है ना? लेकिन सही जानकारी के साथ आप अपनी हेल्थ का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 18% लोग इन लक्षणों का अनुभव करते हैं? ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लक्षण अविश्वसनीय रूप से आम हैं और बायोलॉजिकली बिल्कुल रियल हैं। अगर किसी को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो दरअसल ये कोई वहम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक सच्चाई है जिससे करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा मरीजों के अनुभव को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। आज हम एक खास रोड मैप को फॉलो करेंगे जिससे आप अपने अगले डॉक्टर अपॉइंटमेंट की तैयारी के लिए एक मैनुअल समझ सकते हैं। इसमें शामिल है पहला, ब्लोटिंग और डिस्टेंशन को डिकोड करना। दूसरा, रोजमर्रा के आम ट्रिगर्स को पहचानना। तीसरा, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और फूड मैप्स। चौथा, लाइफस्टाइल और फिजिकल मैनेजमेंट। और अंत में एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कैसे बातचीत करें। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ब्लोटिंग और डिस्टेंशन को आखिर डीकोड कैसे किया जाए। दरअसल इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा शारीरिक अंतर है। ब्लोटिंग एक तरह की अदृश्य फीलिंग है, यानी गैस फंसने, दबाव और भारीपन का एक व्यक्तिपरक एहसास होना, भले ही पेट का आकार ना बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ डिस्टेंशन एकदम ऑब्जेक्टिव और मापने योग्य है, जिसमें कमर का आकार सच में बढ़ जाता है और पेट फिजिकली बाहर निकल आता है। इस लाइन को ड्रॉ करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसी से सही ट्रीटमेंट और थेरेपी डिसाइड होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हमारे रोजमर्रा के आम ट्रिगर्स को पहचानना। ये इमेज कितनी शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि ये ट्रिगर्स कितने मल्टीफैक्टोरियल हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि पेट में बस ज्यादा गैस बन गई है, लेकिन असल में इसके पीछे फूड इंटॉलरेंस, हमारा ब्रेन गट एक्सेस, आंतों के बैक्टीरिया का असंतुलन और यहाँ तक कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स का ठीक से काम ना करना भी शामिल हो सकता है। ये सिर्फ एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। काफ़ी पेशेंट्स के लिए मुख्य समस्या एक्स्ट्रा गैस बनने की होती ही नहीं है। होता यह है कि उनकी आंतों की नसें इतनी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं कि वो पाचन की एकदम सामान्य गतिविधि या गैस की नॉर्मल मात्रा पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगती हैं। अब इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? वो है एब्डोमिनोफ्रेनिक डिसिनर्जिया। कई मरीजों के लिए ये सच में एक बड़ा आहा मोमेंट है। नॉर्मली गैस होने पर डायफ्राम को ऊपर की तरफ जाना चाहिए ताकि पेट को जगह मिले, लेकिन इस एबनॉर्मल रिफ्लेक्स में डायफ्राम गलती से नीचे की तरफ पुश करने लगता है, जिससे पेट फिजिकली बाहर की तरफ निकल आता है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला मैकेनिज्म है। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और फूड मैप्स, जो कि इस समस्या को सुधारने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डाइट को लेकर काफी मिथक है, लेकिन विज्ञान एकदम स्पष्ट है। लो फूड मैप डाइट के प्रभावी होने का एविडेंस लेवल सबसे हाई है। वहीं अगर ब्रेथ टेस्ट से लैक्टोज इंटॉलरेंस कंफर्म हो, तभी लैक्टोज को लिमिट करना काम आता है। और बिना किसी सॉलिड रीजन या सीलिएक डिजीज के ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने का ब्लोटिंग के लिए कोई खास एविडेंस नहीं है। तो सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना सही अप्रोच नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि लो फूड मैप डाइट को सेफली कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले इसमें फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फ्रुक्टोज, लैक्टोज और पॉलीओल्स को डाइट से हटाया जाता है ताकि बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन कम हो। इसके बाद एक रीइंट्रोडक्शन फेज शुरू होता है, ये टेस्ट करने के लिए कि आपका एग्जैक्ट ट्रिगर क्या है। पर ध्यान रहे, ये प्रक्रिया बेहद प्रभावी है, लेकिन इसे एक प्रशिक्षित डाइटिशियन के सहयोग से ही किया जाना चाहिए ताकि कोई न्यूट्रिशनल कमी ना हो। डाइट के बाद अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, लाइफस्टाइल और फिजिकल मैनेजमेंट। देखिए, सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है, मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। साइंस ने दिखाया है कि मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज और खासकर खाना खाने के बाद एक छोटी सी वॉक गैस को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है। और जिनको आईबीएस के ओवरलैपिंग लक्षण हैं, उनके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी और हिप्नोथेरेपी जैसी माइंड बॉडी तकनीकें बहुत असरदार साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही एक और आश्चर्यजनक और हाईली इफेक्टिव थेरेपी है मसल्स को फिर से शिक्षित करने के लिए बायोफीडबैक। जिनका पेट फिजिकली बाहर निकल आता है, उनके लिए ये बहुत काम आती है।
इसमें प्लेथिस्मोग्राफी तकनीकों का इस्तेमाल होता है जो प्रैक्टिकली व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अपने डायफ्राम को नॉर्मल तरीके से रिलैक्स करना सिखाता है। ये उन असामान्य संकोचनों को सेफली ठीक कर देता है। और आखिर में सेक्शन 5, अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ एक सही और प्रैक्टिकल डिस्कशन करना। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ क्लिनिकल अलार्म संकेतों या रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर बिना किसी कारण के शरीर के वजन का 10% से ज्यादा कम होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या खून की कमी हो, परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री हो या अचानक वजन बढ़ने के बाद लक्षण बहुत तेजी से उभरें, तो किसी बड़ी बीमारी को रूल आउट करने के लिए तुरंत जांच आवश्यक है। अब देखिए ये पेशेंट एक्शन प्लान कैसे एक के बाद एक स्टेप में बिल्ड होता है। स्टेप 1, अपने फूड ट्रिगर्स और लक्षणों की टाइमिंग को ट्रैक करें। क्या सुबह पेट ठीक रहता है और शाम को लक्षण बढ़ जाते हैं? स्टेप 2, डॉक्टर से ब्रेथ टेस्ट या एक विशेषज्ञ डाइटिशियन के रेफरल की रिक्वेस्ट करें। स्टेप 3, पेपरमिंट ऑयल या न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जैसी टारगेटेड दवाओं के बारे में पूछें। और स्टेप 4, पेट शारीरिक रूप से फूलता है तो एब्डोमिनल बायोफीडबैक थेरेपी के रेफरल के लिए बात करें। ये एक कंप्लीट एक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसे आप सीधे क्लिनिक ले जा सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि अपनी पाचन की शांति और आराम को वापस पाने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आज आप अपनी दिनचर्या में कौन सा एक छोटा सा बदलाव ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप लीजिए और अपनी गट हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।